जय हिंद। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का पार्ट देखा था अपन ने, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमने कल एक तरह से इंट्रोडक्शन ही देखा था, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने आउटलाइन देखी थी, क्लासिफिकेशन देखा था, और क्लासिफिकेशन के बाद में जहां हमने स्टॉप किया था उसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को हमने टू पार्ट में बाइसेक्ट किया था, और एक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या था, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो क्या होंगे, compounds which rotate PPL are called optical active compound. Optical active compound, and the phenomena is known as optical activity. Optical activity. अब इसमें कई सारे वर्ड आ रहे हैं, जैसे कि पहला तो ये पीपीएल, फिर इससे पहले आता है कि रोटेट, और फिर इसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट है। इसको समझने के लिए हमें पहले तो इसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए क्या होगी, एसिमेट्रिक, यानी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ए एसिमेट्रिक कंपाउंड होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि कायरल कार्बन होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। ये सारी चीजें हो गई, रटने की चीजें हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम पोलरीमीटर लेते हैं, एपरेटस है पोलरीमीटर। अब पोलरीमीटर की हेल्प से हम समझेंगे जो हमने डेफिनेशन लिखी है। देखिए रटना कोई बड़ी चीज नहीं है, रट्टा मारा लिख दिया, लेकिन आपसे कोई पूछे क्या होता है ये पीपीएल, कैसे रोटेट करता है, कैसे आप इसके बेस पे आपने कैसे डेफिनेशन बना दिया आपने, आइडेंटिफाई कीजिए इसको अपने आंसर को, तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलरीमीटर बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लाइट सोर्स लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हो गया। अब आते हैं, इसमें से लाइट आई, ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी 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 लाइट। जवान फिसल गई, कोई बात। ये हमारी जो घर पे इतना आराम करते हैं ना तो जवान फिसलती है फिर कोई बात है। ऑर्डिनरी लाइट हो गई, यानी जो सनलाइट है या बल्ब से जो लाइट आ रही है वो हमने ली है। ये मैंने एरो क्या रिप्रेजेंट किया, ये एरो क्या बता रहा है भाई, लाइट तो है लेकिन हमने एरो क्या बनाया, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो लाइट है हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, ये वाइब्रेट कर रही है। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो ये क्या कर रही है, हर एंगल में अप डाउन इस हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। तो हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को क्या करा, एक प्रिज्म, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म में से पास आउट किया हमने इसको, और जैसे हमने इसमें से पास किया तो ये किसमें से, अब ये लीजिए, ये क्या बन गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
प्लेन पोलराइज लाइट बन गया हमारा, यानी प्लेन का मतलब है कि एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही लाइन, इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम इसको क्या करेंगे, एक सैंपल ट्यूब में से निकालेंगे, ये हमारा सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब में से हम इसे पास आउट करेंगे और इस सैंपल ट्यूब में क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सैंपल ट्यूब ग्लास की होनी चाहिए, ऐसे नहीं स्टील की लेके बैठ गए, लाइट कैसे पास होगी इसमें से, ओके, ग्लास वेयर है हमारा ये, और इसमें हम क्या भरेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने इसमें फिल कर लिया। अब आगे चलते हैं, जैसे हमने इसमें से पास की लाइट, तो हमको दो रिजल्ट मिलेंगे, या तो हो सकता है आपकी ये प्लेन पोलराइज लाइट कैसे हो, इस डायरेक्शन में मूव हो जाए, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव हो सकती है। तो देखिए क्या है, मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की ऐसे, तो ये क्या बन गया, थीटा, ये क्या बन गया, थीटा, ये है ऑब्जर्व एंगल, क्या हो गया आपके ये ऑब्जर्व एंगल। ऑफ रोटेशन, ओके। अब ये क्या है उसको समझते हैं, दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या है, लाइट सोर्स लिया, उसके बाद में ऑर्डिनरी लाइट हमने ये जो थी इसको समझा क्या होती है, हर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, वाइब्रेट करती है, निकोल प्रिज्म से हमने इसे पास आउट किया, और उसके बाद में से क्या है, ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, पीपीएल हो गया, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समतल दूरी प्रकाश। फिर हमने क्या किया, सैंपल ट्यूब में से पास किया इसको, सैंपल ट्यूब में से जैसे पास किया तो ये सैंपल ट्यूब में हमें सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, या तो ये क्या करेगा, इस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाता है, हम रिजल्ट देखते हैं और इसमें ये देखते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, डी फॉर्म, जिसे हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है तो हमें क्या बोलेंगे, एल लीवो रोटेटरी, ओके। तो हमने अभी तक क्या सीखा, ये जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश की हमने। क्या थी हमारी डेफिनेशन, डेफिनेशन थी कि वो कंपाउंड जो पीपीएल, अभी पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देती है, रोटेट कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब यह है, अगर आप ये प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल का नाम यह है क्या है, पोलरीमीटर। अगर ये प्रैक्टिकल करते हैं, अगर आपकी पीपीएल जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव होती है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है तो क्या बोल देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर तो क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। वेरी गुड। तो ये हमने इस डेफिनेशन को क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। कंडीशन हमने देख ली एसिमेट्रिक और कायरल, इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम इसको देखते हैं कि थीटा क्या है। अभी थीटा किस किस पे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। थीटा डिपेंड करेगा इस सैंपल में आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये आप सोचेंगे कि लेंथ क्यों ले रहे हैं, तो अब जो लाइट पास कर रहे हैं वो इसकी लेंथ के इक्वली तो पास होगी, इसके अंदर जितनी लेंथ होगी उतना सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए हमने एक किया, तो क्या हो जाएगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा एल सी। अल्फा हम क्या बोल देते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। तो अब देखते हैं कि जो थीटा है वो क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन है, कि कितना हमने ऑब्जर्व किया है। अभी किस किस पे डिपेंड करेगा उसको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, नेचर ऑफ सब्सटेंस। आपने ये जो कंपाउंड लिया है, इसमें सॉल्यूशन लिया है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा पहला। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड,
लेंथ ऑफ ट्यूब, सैंपल ट्यूब। और चौथा क्या हो जाएगा आपकी टेम्परेचर को कैसे पूछ सकते हैं हम? तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसपे आपके ऑब्जर्व रोटेशन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे कि भाई आपकी फेवरेट चीज क्या है, तो आप बोलेंगे रसगुल्ला, समझ रहे हो? तो ये स्पेसिफिक कंडीशन हो गई, समझ रहे हो ना आप? तो ऐसे अगर हम इसमें स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें, स्पेसिफिक कंडीशन का मीनिंग मेरा क्या है यहाँ पे देखते हैं। मेरा मीनिंग है यहाँ पे, यहाँ देख, इसको हटा देते हैं एक बार। मेरा मीनिंग ये है कि मैं कंडीशन लगा, कंडीशन फर्स्ट कि जो मैंने सैंपल ट्यूब ली है इसका साइज, लेंथ की बात करते हैं। वन डेसीमीटर हो जाए। सेकेंड कंडीशन लगा दी हमने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये कंडीशन अगर आपने लगा दी तो ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, आपके स्पेसिफिक रोटेशन कहलाएगा उस कंडीशन में। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और ये अल्फा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, हमारा स्पेसिफिक रोटेशन। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने कांस्टेंट बोला इसको, तो हमने कंडीशन भी तो लगा दी क्या, एल ही तो बोलेंगे इसको, लेंथ को, ओके। और सी कंसंट्रेशन, एल और सी दोनों को हमने क्या कर दिया, एक। अगर मैं किसी भी टर्म में एक से डिवाइड करूंगा उसको तो क्या होगा, इसके बराबर ही तो आ जाना है वो। तो क्या हो जाएगी स्पेसिफिक कंडीशन की डेफिनेशन, कि भाई हम पोलरीमीटर के अंदर अगर लेंथ और कंसंट्रेशन को स्पेसिफिक कर देते हैं तो ऑब्जर्व रोटेशन ही आपका क्या हो जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन। वेरी गुड। तो ये तो हमारे बात हो गई कि भाई हमने इसकी हेल्प से क्या क्या देखा। सबसे पहले डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन को जस्टिफाई किया हमने कि भाई कैसे कैसे होता है, कैसे हो सकती है। अब हम जो कंडीशन थे उसके ऊपर चलते हैं। कंडीशन क्या थी हमारी, किसकी, ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन। वो ये थी कि एसिमेट्रिक होना चाहिए कंपाउंड एसिमेट्रिक का क्या मीनिंग है उसको भी समझते हैं, आइए। कंपाउंड स्पेसिफिक कैसे होगा, कंडीशन क्या थी हमारी कि हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक। ये क्या होना चाहिए, कायरल। चले चलो, सबसे पहले तो हम ये वर्ड समझते हैं कि स्पेसिफिक, एसिमेट्रिक क्या होता है। एसिमेट्रिक या असममित का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बीच वाला कार्बन, ब्लैक बॉल दिख रही है आपको, ये आपका क्या है, कार्बन। इससे मैंने क्या कर लिया, 4 अलग अलग क्या बोल एटम्स ऐड कर दिए, दिख रहे हैं आपको। मैंने इन सबका कलर अलग अलग लिया है, दिख रहा होगा, ये येलो है, इसे क्या बोलते हैं, रेड। वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे हमने अलग अलग क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया। तो मैंने किसी भी कार्बन, जिसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, हाँ 5 नहीं 4। तो हमने क्या करा, कार्बन की 4 वैलेंसी को अलग अलग ग्रुप से अटैच कर दिया। अब मैं इसको कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकता। देखिए आप कर सकते हैं कि इसको बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, एसिमेट्रिक। और ऐसे कार्बन को जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, कायरल। हिंदी में से बोलते हैं किरेल कार्बन, या आप बोल सकते हैं असमित यौगिक या एसिमेट्रिक कंपाउंड। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए मैंने लिखा X, Y, Z और A। समझने के लिए हमने कोई भी ग्रुप लगा दी, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। तो चारों अलग अलग है, तो मैं इस कंपाउंड को ऐसे ही हो गया। अब इसको हम 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकते, विभक्त नहीं कर सकते, तो बराबर भागों के अंदर तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा हो गया, ऐसा।
तो वो कंपाउंड जिनमें एसिमेट्रिक, जो एसिमेट्रिक होते हैं, जिनमें कायरल कार्बन होता है, वो हमारे क्या हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो जाएंगे। ऑप्टिकल एक्टिव हम बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके अंदर, बहुत देर हो गई। एग्जांपल, कंपाउंड नंबर फर्स्ट, कंपाउंड नंबर सेकंड, कंपाउंड नंबर थर्ड। ये लीजिए, आपको ये बताना है कि कंपाउंड 1, 2 और 3 में से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है। आपको कमेंट करना है नीचे और बताना है कि ए, बी और सी के अंदर से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर अभी तक जो आपने पढ़ा है समझ में आएगा तो आप इजीली इसका आंसर कर देंगे। 1, 2 और 3 में से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है कंपाउंड। ओके, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि हाँ भाई, हम समझ गए कि जो कंपाउंड है या नहीं है, जो भी है, कैसा भी कंपाउंड हो, हम उसको क्या बता सकते हैं कि सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, उसके बेसिस पे क्या बता सकते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल से देखने के लिए हम इसको भी क्या करते हैं, 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म को क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है हमारी फर्दर 2 पार्ट्स में हमने कल कन्वर्ट किया था इसको। कौन कौन से पार्ट थे? आवाज नहीं आई? अच्छा, वीडियो बना रहा हूँ कि आवाज कहां से आएगी। चलो देखते, इसको हमने क्या करा, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कौन कौन से हैं आपके? वेरी गुड। एनेंशियोमेरिज्म फर्स्ट और सेकंड इज डायस्टीरियोमेरिज्म। ठीक है, डायस्टीरियोमेरिज्म। चले आगे। तो ये हमारे क्या हो गई, 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर लिया हमने किसको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर। अब आगे चलते हैं, इनको अलग अलग लेते हैं। पहले तो एनेंशियोमेरिज्म क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप समावयवी। वेरी गुड। देखिए इंग्लिश बहुत, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है बीएससी के, उनके लिए मैं कह दूं कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। अब आपके जो भी एग्जाम होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है, कोरोना ने सबकी लगा दी। ठीक है, अब ना आप एक जगह कहीं जा सकते हैं, तो अब एक ही ऑप्शन है बेस्ट, क्या, घर पे या तो ऑनलाइन कीजिए, सारी चीज कीजिए। और ऑनलाइन के अंदर आपको बताया मैक्सिमम चीजें जो है इंग्लिश में होती है, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आएंगी। और एक चीज और, कोरोना से आप नहीं बच सकते हैं, या तो घर पे बैठेंगे या इम्यून सिस्टम घर पे बैठ के स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे करना है वो आपको पता है, मैं बहुत बार बताता हूँ क्लास के अंदर भी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सलट गए ना, तुम कोई काम की नहीं आ रही है। हाँ, इसलिए अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए। एनेंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, पहले लेते हैं एनेंशियोमेरिज्म क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल से। एनेंशियोमेरिज्म की बातें करते हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर ही देखेंगे कि इसका पार्ट है, तो इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, तो मैं क्या करते हैं कि हम पहले तो ये कि 2 कंपाउंड लिए हमने, या एक ही कंपाउंड ले लिया, चलो एक कंपाउंड ले लिया, इसको हमने क्या करा, मिरर के सामने रख दिया। ओके, रख दिया। अब इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज ले लीजिए, मिरर के सामने रख दीजिए, मिरर इमेज बनेगा। आप किसी दिन मिरर के सामने खड़े हुए और मिरर इमेज नहीं बन रहा है, या कुछ और बन रहा है जैसा आप नहीं, तो भाग जाना, बहुत होगा वहां पे। हाँ, रियल जो चीज है उसका मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज जो होगा, क्या होगा, कंपाउंड, 2 चीजें, एक तो क्या बनेगा, मिरर, मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है, कंपाउंड आएगा, हमने कंपाउंड ले लिया, उसका मिरर इमेज बना दिया। अब सेकंड कंडीशन याद रखनी बहुत जरूरी है कि जो मिरर इमेज बनी है वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए, यानी
नॉन सुपर इम्पोजेबल, अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या कहलाएंगे? बिल्कुल प्रतिबिंब रूप समावेवी एनेंटियोमर्स होंगे। अब आते हैं डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं हमारे। डायस्टेरियोमर्स का मीनिंग क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि भाई कंपाउंड है, यहाँ पे मिरर इमेज था तो यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बनाएगा, यानी ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं वो किस में आ जाएंगे? डायस्टेरियोमर। लेकिन 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 रुकेंगे एक बार, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो सब किसका पार्ट है? हम जो भी पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट है? हाँ, तो इसकी कंडीशन तो लगेगी लगेगी। आप जब आप दो कंपाउंड्स में डायस्टेरियोमर्स देख रहे हैं, डायस्टेरियोमर है या नहीं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी लूज नहीं करनी है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए। इनके अंदर तो एक और कंडीशन है क्या, कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। ये लीजिए, ध्यान रखिएगा इसमें। तो डायस्टेरियोमर कैसे देखेंगे? पहले कंडीशन हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और ये इनमें एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, जबकि ये मिरर इमेज होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने पहली कंडीशन बता दी, दूसरी कंडीशन बता दी, यहाँ पे एक ही बताई, दूसरी तो बताई नहीं। जब बोला है कि मिरर इमेज ही नहीं बनेगा तो सुपर इम्पोज कहाँ से होगा? तो ये तो फिर वो नहीं है ये बात। ठीक है, आगे चलते एग्जाम्पल लिखते हैं, बेस्ट चीज है, अच्छे से समझ में आएगा हमें। मान लीजिए मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, कोई भी कंपाउंड है, अभी हमें नहीं देख रहा है कि कौन सा कंपाउंड ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने, हमारी इच्छा में ले लिया और मैंने इसके सामने मिरर रखा। देखिए मिरर बनाने के लिए केमिस्ट्री के अंदर क्या है, हमको ऐसा नहीं कि मिरर बनाना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक तरफ आप डैश डैश कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमने ग्लास लिया, एक तरफ पॉलिश कर दी, अभी हमारा ग्लास बन गया। अब इधर हम जो बनाएंगे वो मिरर इमेज होगा। क्या होगा? सबसे ऊपर क्या है? COH, नीचे नीचे क्या है? CH3, OH, OH और ये H। ध्यान रखिएगा मिरर इमेज जब भी आप बनाएं, ध्यान रखिएगा इधर जो होगा वो इसके जस्ट पास में होगा। इस ग्लास के पास में क्या है? ग्लास के जस्ट पास में क्या है? OH। तो इस तरफ भी क्या आना चाहिए? OH। इधर क्या है? OH। तो इधर भी क्या आना चाहिए? OH। मिरर इमेज बनाने में कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है, तो ध्यान रखें कि जब भी मिरर इमेज बनाए तो मिरर के जस्ट पास में जो है वो इधर भी पास में होगा, जो इधर दूर है वो इधर भी दूर होगा। ऊपर और नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप COH, CH3 मेंटेन कर सकते हैं इसे। अब आप बोलेंगे हम तो ऐसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर सेम है। ठीक है, चलें आगे। हम लगाते हैं डेफिनेशन। क्या ये मिरर इमेज है? बिल्कुल है। तो रुकिए एक बार, अब ये दो हो गए, क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म। ये प्रॉपर्टी लूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या है? COH, COH, H, H, OH, 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 H, H, CH3, CH3। इट मींस हाँ आइसोमर तो है। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम इन दोनों में रिलेशनशिप देख सकते हैं। बिल्कुल। अब कंडीशन लगाते हैं, क्या मिरर इमेज है? बिल्कुल है। OH, 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 H, H बिल्कुल मिरर इमेज है। एक कंडीशन हमने पास कर ली। सेकंड कंडीशन, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब इसका मतलब क्या है? अध्यारोपित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हम इस कंपाउंड को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। देखिए मान लीजिए इतना बड़ा कंपाउंड है, नहीं समझ में आ रहा तो आप एक चीज पकड़ लीजिए, इस वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन को देख रहा हूँ जिसपे मैंने रेड पॉइंट लगाया, स्टार। इधर ये वाला जो है ये क्या है? H और ये क्या है? OH। ठीक है, तो मैंने इसको उठाया और ऐसे कैसे इस पर रखा। यहाँ पे ये क्या था? H। यहाँ पे H है क्या? नहीं, क्या है यहाँ पे? OH है इस तरफ। समझ में आ गया कि क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे करके इसके ऊपर ऐसा रखूं, अगर यहाँ पे H आ जाता और यहाँ पे OH आ जाता तो बोलते हैं अध्यारोपित है, लेकिन अभी अध्यारोपित नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड की सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर ली, तो हम बोल सकते हैं A and B आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप समावेवी हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लीजिए मैंने कोई कंपाउंड लिया, मिरर इमेज बनाने के लिए मिरर तो बनाएंगे ना।
देखिए जब से कोरोना आया है बहुत खतरनाक है, रसगुल्ले नहीं मिल रहे। मतलब क्या करा हमने, मिरर इमेज बना लिए। इधर क्या है OH, इधर क्या है OH, इधर H, इधर H। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आगे चलते हैं। यानी ये कंडीशन फुलफिल, ये कंडीशन पे आती है। मिरर इमेज है, देखना बता दिया आपको। मिरर के जस्ट पास में जो होगा इधर भी वही हो मिलेगा, जो सबसे दूर होगा वो सबसे दूर मिलेगा आपको। इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल। इधर आते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसको उठाएं, ऐसे करें। आप एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं, आपका पेन यूज में ले सकते हैं। जैसे ये पेन का कैप जो है वो तो हो गया OH, और इसका टैल क्या हो गया हाइड्रोजन। मैंने इसको ऐसे के ऐसे यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे क्या आ गया H था यहाँ पे, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे क्या है OH। इसका मतलब सुपर इम्पोजिबल नहीं है, यानी कंडीशन लग गई। दोनों कंडीशन लग गई तो हम कर देंगे, क्या देंगे, कंडीशन सॉरी कंपाउंड A फर्स्ट एंड सेकेंड आर एनेंटियोमर ऑफ ईच अदर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो ये तो हमारा हो गया एनेंटियोमेरिज्म का, कि एनेंटियोमेरिज्म होती क्या है, एनेंटियोमर्स कैसे होते हैं, वो हमने देख लिया। आगे चलते एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसे ना होकर ऐसा होता, ये ऐसा होता है। अब पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये कंडीशन तो रखनी ही रखनी है, कुछ भी हो जाए। चलो अब आगे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे ओफो। इसको देख लें, प्रॉब्लम है, संकट नहीं, हम नहीं बोलेंगे इसको, तो हम बोल देंगे कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, तो हम आगे ही नहीं जाएंगे, तो बोल देंगे दीज आर नॉट एनेंटियोमर ऑफ ईच अदर। वेरी गुड। चलो ये तो हमारा हो गया एनेंटियोमेरिज्म का पार्ट। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायस्टेरियोमर पे चलते हैं। आइए डायस्टेरियोमर को मैंने दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। कौन कौन से पार्ट हैं आपके, इरिथ्रो एंड थ्रियो। बहुत बार देखा है, BSc के अंदर देखा ही। देखिए जो टॉपिक चल रहा है अभी, उसकी खास बात यह है, उसका पावर यह है, चाहे आप 12th लेवल में हैं, चाहे BSc लेवल पे हैं, चाहे आप MSc लेवल पे हैं, चाहे नेट लेवल पे हैं, सब में काम आएगा ये, और आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। जब तक केमिस्ट्री है ये टॉपिक रहेगा ही, तो इसलिए इसको एक बार ही सल्टा लें, बार बार कर दिक्कत ही ना रखें। आइए, और देखिए जो भी अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कि ये चीज समझ में नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम क्लास बना लेंगे। 3-4 क्लासों की क्या कर लेंगे अपन, एक प्रॉब्लम क्लास बना लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलो, थ्रियो क्या होता है और इरिथ्रो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डायस्टेरियोमर क्या होते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, हम खुद से बनाएंगे। देखिए रटिए मत, रट रट के हालत खराब हो चुकी है, लिख लिख के उंगलियां घिस गई हैं। जो घिसना चाहिए वो घिस नहीं रहा है, नंबर आ नहीं रहे। ध्यान रखें, डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स होते हैं। क्या बोला है, आइसोमर। इसका मतलब है ये कंडीशन तो फुलफिल रहेगी आइसोमर वाली, कि वो दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। बहुत सिंपल है। चलो, दो पार्ट होते हैं इसके, थ्रियो और इरिथ्रो। थ्रियो क्या होते हैं, देखिए ये विद इन द कंपाउंड देख सकते हैं आप, एक ही कंपाउंड। मैंने क्या करा, एक कंपाउंड बना लिया। अब मेरे को देखना है कि थ्रियो या इरिथ्रो, दो कंपाउंड लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके नीचे इसी का ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये नीचे, अब ठीक है। थ्रियो और इरिथ्रो। इरिथ्रो वो कंपाउंड्स होते हैं, वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आपको भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। वो डायस्टेरियोमर्स, इरिथ्रो के लिए बोल रहा हूँ, वो दो एस्टेरियोमर्स या वो एस्टेरियो कंपाउंड जिनमें सेम ग्रुप सेम साइड होता है, OH OH सेम साइड, इरिथ्रो कहलाते हैं। वे कंपाउंड्स, इरिथ्रो के लिए बोल रहे, थ्रियो के लिए सॉरी, जिनमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं। अपोजिट साइड का मतलब ये OH
इस तरफ है, ये OH इस तरफ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों अपोजिट साइड हो गए, तो हम इसको क्या बोल देंगे 3U। सेम ग्रुप आ गए तो एरिथ्रो। समझ आया? लेकिन ध्यान रखिए ये जो दोनों कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड कैसे होने चाहिए, इसकी कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन थी, एसिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यानी ये कंपाउंड टू पार्ट्स में बाइसेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर बाइसेक्ट हो गया इक्वल पार्ट में तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में ही नहीं आएगा। समझ में आ गया ये? तो देख लो, आप इसको तो टू पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैं ऐसे करके देखता हूँ, ऐसे इधर क्या है H, इधर क्या आ गया ऐसे, ऐसे दिख रहा है, इधर क्या है H, इधर क्या है आपके OH। तो क्या इक्वल पार्ट हुआ? नहीं। मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, ऐसे ऊपर क्या है OH, सॉरी H और नीचे OH, क्या बराबर है? नहीं। इसमें भी ऐसे ही देखिए, मैं इसको ऐसे यहां से काट दूं, यहां से ऐसे, ये देखिए ऐसे काट रहा हूं। जब काटूंगा तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है COOH, यहाँ पे क्या है CH3। बिल्कुल। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे। तो ये प्लेन नहीं लगाएंगे, लगा दिया तो पाप लगेगा, नहीं लगाना है नंबर कम आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक से बचेंगे। तो ये हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हमने क्या कर लिया, कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है। कुछ कंपाउंड्स और देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं कि ये टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो अपन एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद।